हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने को सेफ रखे होंगे। बच्चों, आप लोग बाहर घूमने वगैरह नहीं जा रहे होंगे और अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट होंगे ना। बच्चों, हम लोगों ने तत्व को पढ़ा था, वहाँ पर कुछ तत्वों के नाम भी हम लोगों ने जाना था, जिसमें था कि आप और कितने नाम उसमें जोड़ सके। तो हम लोगों ने बच्चों उसमें से और भी तत्व के नाम जोड़े थे। अब आगे हम लोग अपने चलिए इस लाइन को नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पैराग्राफ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए है बच्चों कि फ्रांस के एक रसायन शास्त्री एंटोनी, कौन थे हमारे, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, सन 1743 से 1794 ने सर्वप्रथम तत्व की, ये पीरियड है बच्चों उनका। उन्होंने यहाँ तक क्या किया था, ने सर्वप्रथम तत्व की आधुनिक परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या किया था कि तत्व की एक आधुनिक परिभाषा को एक प्रयोग द्वारा दिया था। जैसे उनके अनुसार जो तत्व हैं वो किसी पदार्थ का वो मूल रूप है। तत्व क्या है, एक पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक विधियां द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि जो तत्व है उसको रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है, तत्व को सरल पदार्थों में इसलिए विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इन्होंने कहा था कि जो एंटोनी थे उन्होंने कहा था कि तत्व को सरल पदार्थों में हम क्यों नहीं विभाजित कर सकते, इसलिए नहीं विभाजित कर सकते, जो तत्व हैं बच्चों वो एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा सिर्फ तांबा के परमाणुओं से, तथा आयरन सिर्फ आयरन के परमाणुओं से बना होता है। इसी तरीके से गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के परमाणु पाए जाएंगे। सिल्वर में सिर्फ गोल्ड का सिंबल है हमारा AU, सिल्वर यानी AG में सिर्फ सिल्वर के ही परमाणु पाए जाएंगे, यानी उनमें कोई और परमाणु नहीं है। सिर्फ सिल्वर में सिल्वर के ही परमाणु और गोल्ड में गोल्ड के ही परमाणु पाए जाएंगे। तत्व जो है वो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो तत्व है वो हमारे ठोस, द्रव और गैस यानी 3 अवस्थाएं में होते हैं। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाए जाते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ एक बॉक्स में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इनको हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं, पहला पॉइंट है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 यानी 118 है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष मानव निर्मित है। यानी कि जो 94 है वो हमको नेचर्स में मिले हैं और बाकी जो हैं वो हमारे कितने हैं, मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड्स हैं। फिर एक है, अधिकांश तत्व ठोस हैं। अधिकांश तत्व क्या है, ठोस है, यानी 118 में अधिकांश तत्व ठोस हैं। पारा तथा ब्रोमीन तत्व कमरे के तापमान पर द्रव है। फिर है गैलीनियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 300 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। कौन कौन सा द्रव अवस्था में बदल जा रहा है हमारा, गैलियम और सीजियम। फिर है कि इसमें से लिखा है कि वे तत्व कमरे के यानी कि 11 तत्व जो हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। यानी जो 11 तत्व हैं बच्चों वो कमरे के तापमान पर गैस हैं। यानी ये कुछ जो आपने यहाँ 5 पॉइंट देखा, ये एक इनके आपको बताया गया है कि 118 तत्व में कितने कितने तत्व मानव निर्मित हैं, कौन से तत्व प्राकृतिक, कितने तत्व प्राकृतिक द्वारा हमको मिल रहे हैं, कौन से तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है या कितने गैस अवस्था में हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा यौगिक यानी कंपाउंड। देखिए इसमें है, हमारे आसपास ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। ये पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी एक प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं। ये कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिकों के गुण अव्यय तत्वों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पानी H2O एक यौगिक है जो ज्वलनशील गैस यानी हाइड्रोजन
हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन O2 के रासायनिक संयोजन से बनता है। देखिए H2O जो हमारा वाटर है ये दो गैसों से मिलने से बना है। एक है हमारी हाइड्रोजन गैस और एक है हमारी ऑक्सीजन गैस। देखिए इसमें जो दो गैसें हैं हाइड्रोजन, ये बच्चों ज्वलनशील गैस, ये स्वयं जलती है, और ऑक्सीजन ये जलने में सहायक है, यानी जलने में आपकी सहायता करती है। तो ये जो वाटर है एक हमारा दो गैसों से मिलकर बना है, एक ज्वलनशील गैस और एक जलने में सहायक गैस। और दूसरी अगर मैं H2O की बात करें बच्चों, तो H2O किस काम आता है, यानी पानी किस काम आता है? पानी आग को बुझाने के काम आता है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो दो गैसें हैं और पानी, क्या इन पानी के गुण गैसों से मिल रहे हैं? नहीं, ये भिन्न हैं, पानी के गुण गैसों से भिन्न हैं। यानी कि जो यौगिक हमारा प्राप्त होता हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस अवयव से मिलकर बना हो वो उसी का गुण को दोहराए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि जो और ये जैसे H2O है बच्चों, तो H2O का अगर हम एक बूंद लें तो इसमें क्या है, मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं। कितने हैं? मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब देखिए यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों की उदाहरण के लिए जो पानी है H2O एक यौगिक है जो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन तथा जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बनता है। लेकिन पानी ना तो ज्वलनशील होता और ना ही जलने में सहायक होता है, बल्कि ये ज्वाला को बुझाता है। पानी में उपस्थित अवयवों के अनुपात को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें, जिसमें यानी कि वाटर में क्या अवयव है उसका अनुपात या रेशियो क्या, उसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करें। उस एक्टिविटी को आपके एक फिगर भी बुक में बना हुआ है। ये फिगर है बच्चों एक ऑपरेटर्स को सेटअप करने का। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे करना है आपको। देखिए हमको क्या करना है कि एक चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली काट दी। फिर है बोतल के मुंह पर 2 छिद्र वाला रबर कार्क लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की 2 छड़ें लगा दी गईं। बोतल को चित्र क्रमांक 7 के अनुसार व्यवस्थित किया गया। उल्टी रखी बोतल में 2/3 जल भर कर कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली गईं। जल से भरी कांच की 2 प्रखनलियों को कार्बन इलेक्ट्रोड पर इस प्रकार रखा गया कि प्रखनलियों में हवा बिल्कुल ना जाए और प्रखनली पानी से पूरी भरी रहे। समझ रहे? मतलब ये सेटअप है, यहाँ पर इस तरीके से तैयार करना है। अपनी एक्टिविटी को करने के लिए एक चौड़े मुंह की बोतल ली गई है जिसकी तली को काट दिया गया है, और यहाँ इसके क्या बोतल के मुंह पर दो छिद्र वाला रबर कार्क लगाकर इन छिद्रों में कार्बन के देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रखनली ऐसे रख दी गई है ताकि इस पर हवा बिल्कुल ना जाए। और यहाँ पर बोतल में क्या 2/3 जल भर कर बच्चों इसमें क्या डाला गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया गया है। फिर है कि कार्बन से भरी कांच की 2 प्रखनलियों को कार्बन इलेक्ट्रोड पर इस प्रकार रखा गया कि प्रखनली पर बिल्कुल हवा ना जाए। अब हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ देना है? दोनों इलेक्ट्रोड को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा गया है? 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पे सेटअप आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपके समझ में ईजिली आ रहा होगा, अच्छे से पूरा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट में है कि दोनों प्रखनलियों में एकत्र हो रही गैसों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों प्रखनलियों में समान दर की गैसें एकत्रित नहीं होती। यानी कि दोनों प्रखनली को अगर ध्यान से देखिए तो दोनों में समान दर से गैसें एकत्रित नहीं होती। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ये 2 प्रखनली है ना, ये एक ही फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में जो ऑक्सीजन गैस है और सेकेंड में हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन गैस कम है और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा है। इसी में ये था कि हाँ इसको दिखाना था आप लोगों को ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। जब एक प्रखनली में पूरा पानी नीचे उतर गया
जब एक प्रणाली में पूरा पानी नीचे उतर गया अर्थात प्रणाली गैस से पूरी भर गई, तब दूसरी प्रणाली में एकत्रित गैस का आयतन लगभग आधा था। यानी कि जब एक में पूरी तरीके से पानी उतर गया और पूरी गैस भर गई एक प्रणाली में, तो तब भी दूसरी प्रणाली में एकत्रित हुई जो गैस थी, जो वो कलेक्ट हुई है बच्चों, वो हमारी आधी ही थी। इस प्रकार दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैसों के आयतन में अंतर था। यानी कि जो दो गैसें हमारी टेस्ट ट्यूब में हुई उसमें अंतर था। कैसे? एक प्रणाली में ज़्यादा गैस इकट्ठा हुई और एक प्रणाली में उससे आधी गैस इकट्ठा हुई। जब आधी भरी प्रणाली गैस में पूरी भर गई तो उसे भी बीकर से बाहर निकाल लिया गया। क्रमशः दोनों प्रणालियों के मुख के पास जलती हुई माचिस की तीली ले गई। तब देखा गया कि जलने में सहायक गैस O2 तथा स्वयं जलने वाली हाइड्रोजन का आयतन के अनुसार पानी का अनुपात 2:1 था। यानी कि जब जलने वाली माचिस की तीली ले ली गई वहाँ पर प्रणाली के मुंह पर, तो ये देखा गया कि जो पानी का रेशियो था यानी वो क्या था बच्चों, 2.1 था। यानी कि इसमें हाइड्रोजन का क्या बता रहा है, 2 और ऑक्सीजन का 1। यानी कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगनी बता रहा है, दुगना है ना। यानी ये इसकी आधी है और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से दुगनी है। फिर है उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि पानी एक यौगिक है जो दो तत्व यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आयतन अनुसार अनुपात 2:1 के रासायनिक संयोग से बनता है। तथा इस बने हुए पदार्थ के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न है। और जो ये हमारा जो बनने पर जो पदार्थ मिला, ये जो इसका गुण था वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न था। इसके अवयवों को रासायनिक विधियों जैसे विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। यानी जो अवयव हैं इसके हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इसको विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। फिर देखिएगा नेक्स्ट से बच्चों, यहाँ पर है यदि जल में भार की दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात की गणना की जाए तो ये सदैव 1:8 होता है। यानी कि हमारा H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी, स्रोत मतलब हम चाहे जल कहीं से भी लें, चाहे कुएं से, चाहे तालाब से लें, चाहे नदी से लें, या हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई है वो हर चीज़ का जो स्रोत है पानी का, उसका द्रव्यमान के अनुपात की गणना कितनी होती बच्चों, 1:8 ही रहती है। ये कभी भी चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें, अगर 9 ग्राम जल का हम अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी बच्चों हमको, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ऐसा ही परिणाम अन्य यौगिकों के अध्ययन से भी प्राप्त होता है। जैसे और यौगिकों का भी अध्ययन करें तो पता चलता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या एक यौगिक है, इसका भी फिक्स रेशियो है के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में के लिए एक किए गए प्रयोग में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव कितना था बच्चों, हमारा 12:32 प्राप्त हुआ। ये इनका अनुपात था, किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हमेशा 12:32 था। देखिए फिर यहाँ पर है बच्चों कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा क्या होता है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है बच्चों, हमेशा 12:32। फिर है प्राउस ने इस प्रकार के प्रयोग द्वारा ये प्रतिपादित किया कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, उसमें तत्व के अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो। प्राउस ने ये बताया था अपने प्रयोगों से कि जो यौगिक हैं 2 या 2 तत्वों के यौगिक, वो क्या होते हैं, 2 या अधिक तत्व से जो बने होते हैं यौगिक, उन तत्वों का अनुपात स्थिर होता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से बनाया या प्राप्त किया गया हो। इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसे ही लॉ ऑफ डिफाइंड और
कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहते हैं। अमोनिया, खाने का सोडा आदि भी यौगिकों के अन्य उदाहरण हैं। इनमें भी अव्ययीय तत्वों का अनुपात स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम अनुपात हमारा सदैव स्थिर और निश्चित होता है। किसी कंपाउंड का सदैव निश्चित और स्थिर होता है, इसे ही स्थिर और क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। यहाँ पर जो अमोनिया है, खाने का सोडा है, ये सब हमारे क्या है, ये भी यौगिक हैं। इनके अव्ययीय तत्वों का भी अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों देखिएगा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं आप में, जैसे कि निम्नलिखित में तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत करिए। ये भी आपका होमवर्क है। पोटेशियम, चूना, गंधक, कपड़ा धोने का सोडा, कार्बन, लेड, सिरका, इसमें हमको क्या बताना है, कौन सा तत्व है और कौन सा हमारा यौगिक है। ईजिली बच्चों आप लोग इसे बता लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है, ये तत्व होगा या यौगिक। क्या बोला, ये तत्व होगा या यौगिक, कारण सहित बताइए। फिर है नमक क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण, इसको समझाना है। फिर देखिए यहाँ पर है, इस लेसन यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। एक है विलन, हमने जो सीखा, हमने क्या सीखा इसको देखिए हमने सीखा कि पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भी द्रव्यमान होता है। आपने सीखा कि पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भी द्रव्यमान होता है। पदार्थ को मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इनमें अव्ययीय पदार्थों के गुण पाए जाते हैं। ज़्यादातर अव्ययीय पदार्थों को सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर देखिएगा मिश्रण में जब अव्ययीय कणों का वितरण समान हो तो उसे समांगी तथा वितरण असमान हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण है। विलयन का वो अवयव जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक तथा जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता का अर्थ है किसी विलयन में दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा। वह मिश्रण जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा हो कि हम आँखों से देख सकें उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, निलंबन कहते हैं। ये जो हमने सीखा बच्चों, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ने पर आपको बहुत सी चीज़ें याद भी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें देखा नहीं जा सकता कि ये कण प्रकाश के मार्ग को फैला दे नहीं, फिर भी ये कण प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं, अतः इनका मार्ग दिखाई देता है। फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं। तत्व को रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वो पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिकों के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादकों का द्रव्यमान हमेशा सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यही हमें क्या कहलाता है, पदार्थ की अविनाशता, मतलब विनाश ना होना पदार्थ का। इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की अविनाशता का नियम कहते हैं। किसी भी यौगिकों के अव्ययीय तत्व द्रव्यमान के आधार पर सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है, उसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके बुक में ऑब्जेक्टिव दिए गए हुए हैं, इसको देखिए यहाँ पर टिक भी है। पहले का समांगी मिश्रण का पहला आंसर है कांसा बच्चों। समांगी मिश्रण जो समान रूप से वितरण हो, मिश्रण है, और बाकी सब हमारा लोहा, 24 कैरेट सोना, ऑक्सीजन और सब क्या बच्चों हमारे तत्व हैं। फिर है बच्चों विषमांगी मिश्रण, शुद्ध जल, नमक, जल का विलयन, कंक्रीट, चूना। तो इसका आंसर क्या है हमारा बा है कंक्रीट। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, तत्व है। फिर है शक्कर क्या है, तत्व है। समांगी मिश्रण है कि यौगिक है कि विषमांगी, तो तत्व हमारा यौगिक है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव
नमक का विलयन क्या करता है? खाने के सोडे का विलयन या सिरका, और कौन सा करता है टिंडल प्रभाव? स्टार्च का विलयन। शुद्ध पदार्थ नहीं है। बर्फ, पारा, लोहा, दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्या है इसमें? दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब इसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड वाला है, इसको भी आपको होमवर्क में करना है। निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करिए। फिर है निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में पृथक करिए, ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, आप इसे कर लेंगे। फिर है एक, ये आपको अपनी बुक में ही क्या करना है? फिल करना है। जैसे कि किसी तत्व में क्या होता है? के कण होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके साइड में दिया हुआ एक प्रकार के कण की अलग अलग, तो आंसर है हमारा एक प्रकार के ही कण होते हैं। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव की ब्राउनी गति क्या कहलाता है? हमारा टिंडल प्रभाव। आंसर है हमारा टिंडल प्रभाव। सब इसे अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स है हमारी थर्ड। टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन क्या है? विलेय है कि विलायक है? टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन क्या है? विलेय है कि विलायक? तो हमारा क्या है आंसर? विलेय। के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। किसके कणों को? निलंबन कणों को। कोलाइड नहीं है हमारा, निलंबन कणों को। के कण आँखों से नहीं देखे जा सकते। किसके कण आँखों से नहीं दिखते हैं बच्चों? विलयन के निलंबन के विलयन के कण हमारे आँखों से नहीं दिखते हैं। ये आपको इतना होमवर्क में करना है और ये आपके अपने बुक में ऑब्जेक्टिव और फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना है। अब थर्ड, और ये हमारा 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, इसके मैं नोट्स आपको बच्चों सेंड करूँगी। इस नोट्स को आपको अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है अच्छी सी राइटिंग में, और उसको उतार के अपने पास अभी फ़िलहाल रखना। बाद में जब आप स्कूल आएंगे तो आप लोगों का ये फेयर नोटबुक चेक की जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, बाय बाय।